हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे शॉर्ट सीन में। आज हम बर्ड बॉक्स नामक एक अमेरिकन हॉरर साइंस फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहे हैं। फिल्म मैलोरी हेस नाम की एक महिला के रूप में शुरू होती है जो अपने बच्चों को इकट्ठा करती है और उन्हें बताती है कि वे यात्रा पर जा रहे हैं। दो बच्चे, जिन्हें वह लड़की और लड़का कहती है, चुपचाप सुनते हैं क्योंकि मैलोरी समझाती है कि वे कई दिनों तक एक नदी में तैरते रहेंगे। योजना जंगल में एक सुनसान घर तक पहुंचने की है जहां वे अन्य दोस्तों से मिल सकें। लेकिन एक कैच है, पूरी यात्रा के दौरान वे आंखों पर पट्टी बांधे रहेंगे और अगर बच्चे इसे गलती से भी उतार देते हैं तो उन्हें परेशानी होगी। निर्देशों के बाद आंखों पर पट्टी बांधकर मैलोरी उन्हें बाहर ले जाती है। वो अपने पालतू पक्षियों को भी साथ लाती है। जल्द ही वे एक नदी के किनारे पर पहुंचते हैं जहां एक नाव उनका इंतजार कर रही है। मैलोरी इसे नदी में फेंक देती है, बच्चों के साथ कूद जाती है और यात्रा शुरू कर देती है। इसके बाद फिल्म अतीत के 5 सालों में वापस चली जाती है। मैलोरी एक महत्वाकांक्षी कलाकार है जो 8 महीने की गर्भवती है। उसका हाल ही में तलाक हुआ है और वह अभी भी ब्रेकअप के बाद के तनाव से निपटने के लिए संघर्ष कर रही है। एक दिन जब वह अपनी बहन को पेंट करने में व्यस्त थी, जेसिका कुछ समाचार लेकर आती है। वो उल्लेख करती है कि जब वह डिपार्टमेंटल स्टोर में थी तो हर कोई किराने का सामान जमा कर रहा था क्योंकि चीज उनके पास आ रही थी। मैलोरी, जो अपने तलाक के बाद दुनिया से कट गई है, इससे अनजान है। तो वो टीवी चालू करती है। उसके आश्चर्य के लिए सभी समाचार चैनल एक रहस्यमय प्रकोप के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं जिसने पूर्वी यूरोप के कुछ हिस्सों को तबाह कर दिया है। इस वायरस के लक्षण बेहद अजीबोगरीब हैं। कोई भी संक्रमित व्यक्ति तुरंत कल्पनीय काम करना चाहेगा। वायरस स्पष्ट रूप से उनके मस्तिष्क पर नियंत्रण कर लेता है और उन्हें राक्षसों में बदल देता है। हालांकि मैलोरी इसे गंभीरता से नहीं लेती, यह सोचकर कि इसका प्रकोप अमेरिका से बहुत दूर है। थोड़ी देर बाद जेसिका उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अस्पताल में पारिवारिक चिकित्सक डॉक्टर लेफान मैलोरी पर कुछ परीक्षण करते हैं और पूछते हैं कि क्या वह माता पिता बनने के लिए तैयार है। मैलोरी हाँ कहने से पहले एक पल के लिए झिझकती है। वापस रास्ते में वह एक अजीब दृश्य देखती है। एक महिला कांच के फलक पर अपना सिर लगातार पटक रही है। इससे मैलोरी को एहसास होता है कि यूरोप से प्रकोप राज्यों में आ गया है। इसलिए वह बाहर भागती है और जेसिका को समझाती है कि उन्हें तुरंत घर जाना होगा। हालांकि जब तक वे जाने की तैयारी करते हैं, कोलाहल पहले ही शुरू हो चुका होता है। सैकड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं और किसी न किसी तरह से खुद को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तारें टकरा रही हैं, लोग गिर रहे हैं और अन्य चौंकाने वाली घटनाएं हो रही हैं। जेसिका अराजकता के माध्यम से अपनी कार चलाती है और ऐसा लगता है जैसे वे घर पहुंच जाएंगे। लेकिन अचानक उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं और वह किसी ऐसी चीज में घूरने लगती है जिसे केवल वह देख सकती है। मैलोरी ने जेसिका को वापस जागरूकता में लाने की पूरी कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगले सेकंड कार एक घातक दुर्घटना में शामिल हो जाती है। बहनें किसी तरह सकुशल बचने का प्रबंधन करती है लेकिन दुर्भाग्य से जेसिका, जो अभी भी सदमे में है, अकल्पनीय काम करती है। मैलोरी के पास शोक करने का समय भी नहीं है क्योंकि ये समय तक शहर एक प्रकार के युद्ध क्षेत्र में बदल गया है। लोग बाएं, दाएं और केंद्र में मर रहे हैं। मैलोरी सुरक्षा के लिए कुछ लोगों का पीछा करने की कोशिश करती है लेकिन वो लड़खड़ा जाती है और जमीन पर गिर जाती है। उसके संघर्ष को देखकर एक महिला अपना घर छोड़ देती है और मैलोरी की मदद करने की कोशिश करती है, बावजूद इसके कि उसका पति इसका विरोध करता है। दुर्भाग्य से उसका निर्णय घातक निकला क्योंकि दुष्ट सत्ता ने उसे वश में कर लिया था। महिला थोड़ी देर के लिए अदृश्य इकाई को देखती है और फिर एक जलती हुई कार के अंदर चली जाती है। जल्द ही यह फट जाता है जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। भयानक मुठभेड़ के बाद मैलोरी को आखिरकार टॉम नाम के एक व्यक्ति ने मदद की और घर में घुस गया। घर के अंदर मालिक सहित कई लोग हैं, रे, उसका दोस्त, डगलस और मशीन गन के लिए। अगले दृश्य में हर कोई मुख्य कमरे में इकट्ठा होता है और उस अलौकिक सत्ता पर चर्चा करता है जो पूरी दुनिया में कहर बरपा रही है। एक किराने की दुकान का कर्मचारी चार्ली सिद्धांत देता है कि यह दुनिया का अंत है, जबकि अन्य मानते हैं कि यह भगवान का एक कार्य है। हालांकि इस बिंदु पर हर कोई जानता है कि इकाई अछूत है और इसे घूरने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस बीच टॉम मैलोरी को सांत्वना देता है, जो अभी भी अपनी बहन के असामयिक निधन पर व्याकुल है। 1 घंटे पहले वह समस्याओं और तनाव से मुक्त एक सुखी जीवन जी रही थी,
लेकिन अब उसके आसपास की दुनिया उल्टी हो गई है। बाद में पूरा समूह एक साथ हो जाता है और सभी दरवाजों और खिड़कियों पर चढ़ जाता है। वे यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई बाहर न झांके। वर्तमान में मैलोरी और उसके बच्चे 6 घंटे से नाव पर हैं। कभी कभी वे अपने आप को एक कंबल से ढक लेते हैं ताकि वे अपनी आंखों पर से पट्टी हटा सकें। मैलोरी यह देखने के लिए अपने वॉकी टॉकी की कोशिश करती है कि क्या कोई आसपास है, लेकिन वह सुन सकती है कि अदृश्य इकाई उसका नाम फुसफुसा रही है। पहले की बात है, मैलोरी और बचे हुए अन्य लोगों ने घर में से अस्तित्व करना शुरू कर दिया है। एक दिन ओलंपिया नाम की एक उत्तरजीवी दरवाजे पर आती है और अंदर जाने की भीख मांगती है। डगलस मना कर देता है, लेकिन दूसरे अंततः उसे अंदर जाने के लिए मना लेते हैं। जब ओलंपिया प्रवेश करती है तो पता चलता है कि वह भी गर्भवती है। बाद में ग्रेग को एक विचार आता है। वह बाहर क्या हो रहा है यह देखने के लिए सीसीटीवी कैमरों का निरीक्षण करने का फैसला करता है। दूसरे लोग इस विचार के बारे में संशय में हैं, लेकिन उनमें से किसी ने आपत्ति नहीं की। जल्द ही ग्रेग अपने कंप्यूटर के सामने बैठता है और फुटेज देखता है। अचानक वो कुछ देखता है और तुरंत जम जाता है। ऐसा प्रतीत होता है मानो सत्ता ने उसे अपने कब्जे में ले लिया हो। थोड़ी देर बाद अन्य लोगों को उसके कमरे से एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई देती है और जब वे निरीक्षण करने के लिए दौड़ते हैं तो वे ग्रेग को अपने खून से लथपथ पाते हैं। इससे उन्हें एहसास होता है कि संस्था कंप्यूटर के माध्यम से भी उन्हें अपने कब्जे में ले सकती है, इसलिए वे इसे तुरंत नष्ट कर देते हैं। वर्तमान में परिवार को नदी में नाव चलाते हुए 14 घंटे हो चुके हैं। अचानक मैलोरी को एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा है कि अपनी आंखों पर से पट्टी हटाना ठीक है। यह महसूस करते हुए कि वह व्यक्ति संक्रमित हो सकता है, वह बच्चों को नीचे रहने और अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखने का आदेश देती है। जल्द ही आवाज, जो करीब आती हुई प्रतीत होती है, उल्लेख करती है कि उसके पास भोजन है। वो यह भी दावा करता है कि उसने इकाई को देखा है जिसे वह दोस्ताना के रूप में वर्णित करता है। तभी वह नाव की ओर लपका, लेकिन मैलोरी तैयार है। वह उसे चाकू से मारती है और उसे खत्म कर देती है। अगले दृश्य में हमें फिर से अतीत में ले जाया जाता है, जहां समूह का खाना खत्म हो गया है। चूँकि मदद आने की संभावना नहीं है, मैलोरी, टॉम और कुछ अन्य पास के एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने का फैसला करते हैं जहां चार्ली काम करता था। वे कार की खिड़कियों को काले रंग से ढक देते हैं और उन्हें निर्देशित करने के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। उनकी यात्रा के बीच में जीपीएस हिंसक रूप से बीप करना शुरू कर देता है। यह दर्शाता है कि इकाई पास में है। हालांकि टॉम उन्हें नुकसान के रास्ते से और स्टोर में ले जाने का प्रबंधन करता है। समूह तुरंत अंदर भागता है और जो कुछ भी उनके हाथ लग सकता है उसे स्टॉक कर लेता है। इस बीच मैलोरी कुछ पालतू पक्षियों को देखती है और उन्हें घर ले जाने का फैसला करती है। समूह लगभग मेला ढो रहा है जब अचानक एक आदमी फ्रीजर से चिल्लाना शुरू करता है। वो उल्लेख करता है कि वो कई दिनों से यहाँ अंदर फंसा हुआ है और खाना खत्म हो रहा है। टॉम और अन्य उसकी कहानी खरीदते हैं और दरवाजा खोलते हैं और उसी समय पक्षी शोर करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे आसपास के लोगों को आविष्ट महसूस कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर का आदमी अचानक अपना व्यवहार बदल देता है और एक राक्षस की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। टॉम और अन्य उसे अंदर पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह आदमी बहुत शक्तिशाली लगता है। यह महसूस करते हुए कि अगर वह बाहर आया तो हर कोई मर जाएगा, चार्ली दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान कर देता है। उस रात जब मैलोरी और डगलस रसोई में चर्चा कर रहे थे, उन्हें गराज से एक शोर सुनाई दिया। दुर्भाग्य से मशीन गन के लिए और उसकी प्रेमिका अपने एकमात्र वाहन से बच गए हैं। वर्तमान में परिवार नेंदी पर 24 घंटे बिताए हैं। मैलोरी इतनी थक गई है कि वह नाव को एक पुराने ट्रक से टकराती है। इसके परिणामस्वरूप लड़का अपनी सभी आपूर्ति के साथ नदी में गिर जाता है। सौभाग्य से मैलोरी लड़के को बचा लेती है और एक किनारे के पास नाव को खड़ा कर देती है। इसके बाद वह बच्चों को आपूर्ति के लिए जंगल के अंदर जाने से पहले रुकने की चेतावनी देती है। एक पतली रस्सी का उपयोग करके वह एक परित्यक्त अस्पताल का पता लगाती है, जहां वह कुछ खाने पीने की चीजें और कपड़े इकट्ठा करती है। जैसे ही मैलोरी इमारत के बाहर आती है, इकाई को उसका नाम पुकारते हुए सुना जा सकता है। इस बीच किनारे पर छोटी बच्ची चिंतित हो जाती है क्योंकि उसकी मां को गए हुए 1 घंटा हो गया है। इसलिए वह मैलोरी के आदेश की अवहेलना करती है और उसकी तलाश करने के लिए जंगल के अंदर चली जाती है।
दुर्भाग्य से संस्था उससे बात करना शुरू कर देती है, यह सुझाव देते हुए कि वह अपनी आंखों पर पट्टी हटा ले और हरे भरे जंगल को देखे। छोटी लड़की आश्वस्त हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, मैलोरी आ जाती है और उसे ले जाती है। फिर तीनों एक साथ नाव पर चढ़ते हैं और अपनी यात्रा फिर से शुरू करते हैं। अगले दृश्य में ओलंपिया गैरी नाम के एक संदिग्ध दिखने वाले व्यक्ति को घर के अंदर जाने की अनुमति देता है। अन्य लोग इस बात से नाराज हैं कि उसने किसी से परामर्श किए बिना निर्णय लिया। बहरहाल वे गैरी की जांच करते हैं और उसे रहने देते हैं। थोड़ी देर बाद वह दावा करता है कि बाहर और भी लोग हैं जिन्होंने आंखों पर पट्टी नहीं बांधी है। उन्होंने किसी तरह इकाई के साथ सह अस्तित्व करना सीख लिया है। बूढ़े आदमी को छोड़कर सभी उस पर भरोसा करते हैं। डगलस, जो अपनी बंदूक निकालता है और उसे जाने के लिए कहता है। हालांकि ग्रेग की मां द्वारा उसे जल्दी से वश में कर लिया जाता है। चेरिल उसे फूलदान से बाहर निकालती है। इसके बाद समूह डगलस को गराज में बंद कर देता है। बाद में ओलंपिया ने सारी परेशानी पैदा करने और बोझ बनने के लिए दरियादिली से माफी मांगी, लेकिन मैलोरी ने उसे आश्वस्त किया कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। जैसे ही दो गर्भवती महिलाएं बंधन में बंधती हैं, वे वादा करती हैं कि अगर उनमें से एक की मृत्यु हो जाती है तो वे अपने बच्चों की देखभाल करेगी। मैलोरी ने ओलंपिया को गोद भराए उपहार के रूप में एक हेलो किटी खिलौना भी उपहार में दिया। वर्तमान में छोटी लड़की के पास भी खिलौना है, जिससे पता चलता है कि वह ओलंपिया की बेटी है। मैलोरी ने खुद को और बच्चों को एक कंबल में लपेट लिया। जैसे ही वे रैपिड्स के पास पहुंचे, उन्हें चेतावनी दी कि यह यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा होगा। फिर वह उल्लेख करती है कि उनमें से एक को अपनी आंखों पर पट्टी हटानी होगी और रास्ता नेविगेट करना होगा। दोनों मासूम बच्चे स्वयंसेवक बनना चाहते हैं, लेकिन मैलोरी दुविधा में फंस गई है। वह उनमें से किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए थोड़ा विचार करने के बाद मैलोरी ने फैसला किया कि कोई नहीं देखेगा। वे केवल तेज लहरों से लड़ेंगे और परमेश्वर को उनके भाग्य का फैसला करने देंगे। अतीत में मैलोरी और ओलंपिया दोनों एक ही समय में प्रसव पीड़ा में गए थे, जबकि टॉम और चेरिल ऊपर की महिलाओं की सहायता करते हैं। संदिग्ध आदमी गैरी नीचे कुछ डरावना कर रहा है। वह राक्षसों के चित्र के अपने संग्रह को सामने लाता है, जिससे पता चलता है कि वह भी भूत प्रेत से ग्रस्त है। यह पता चला है कि यहाँ आने का उसका मुख्य एजेंडा दूसरों को संक्रमित करना है। वह संस्था के कुछ दूतों में से एक है। शुरू करने के लिए वह मैलोरी के पक्षियों को रेफ्रिजरेटर में रखता है, ताकि वे दूसरों को चेतावनी न दें। फिर गैरी खिड़की से अखबार फाड़ने लगता है। इस बीच ओलंपिया ने एक लड़की और मैलोरी ने एक लड़के को जन्म दिया, जिससे सभी खुश हो गए। दुर्भाग्य से खुशी अल्पकालिक है जब गैरी कमरे में घुसता है और खिड़की के शीशे उठाता है। मैलोरी जल्दी से दूर दिखती है, लेकिन ओलंपिया इतनी भाग्यशाली नहीं है। वह जुनूनी हो जाती है और खिड़की से अकल्पनीय काम करने का फैसला करती है। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती, वह किसी तरह अपनी बेटी को मैलोरी को सौंप देती है। उसके मरने के बाद बूढ़ी औरत चेरिल को अपनी आंखें खोलने के लिए मजबूर किया जाता है और वह भी एक दर्दनाक मौत मर जाती है। तभी डगलस अपनी बंदूक के साथ आता है और गैरी के हाथ में गोली मार देता है। थोड़ी देर के लिए दो झगड़े, लेकिन अंत में डगलस भी समाप्त हो गया। सौभाग्य से सनकी और लोगों को मारने से पहले टॉम ने अपनी बंदूक की मदद से उसे खत्म कर दिया। अब बस वो, मैलोरी और बच्चे बचे हैं। 5 साल बीत जाते हैं और चारों जंगल में एक सुनसान घर में रहते हैं। यहाँ तक कि पक्षी भी जीवित हैं और ठीक हैं। वे शहर की बुराइयों से दूर हो गए हैं और बच्चे ने माहौल के अभ्यस्त हो गए हैं। हालांकि अभी भी उनका कोई नाम नहीं है। टॉम इसके लिए मैलोरी की आलोचना करता है, लेकिन वह मानती है कि यह अभी प्राथमिकता नहीं है। एक दिन वे बाहर कुछ शोर सुनते हैं और जांच करने पर कारों में संक्रमित लोगों का एक समूह पाते हैं, जो असंक्रमित की तलाश कर रहे हैं। इससे दंपत्ति को एहसास होता है कि यह घर भी रहने के लिए असुरक्षित है। उस रात जब वे सो रहे थे, मैलोरी के वॉकी-टॉकी में अचानक जान आ गई। रिक नाम का एक आदमी दूसरी तरफ से बोलना शुरू करता है। वह बहुत सारी आपूर्ति और भोजन के साथ एक सुरक्षित परिसर में होने का दावा करता है। हालांकि वहां तक आसान काम नहीं होगा। रिक बताते हैं कि खतरनाक रैपिड से जूझते हुए उन्हें कई घंटों तक नदी के किनारे यात्रा करनी होगी। फोन काटने से पहले वह 2 बातें स्पष्ट करता है। नदी बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है और पक्षी परिसर को खोजने की कुंजी है। अगली सुबह दंपति इस मामले पर चर्चा करते हैं। टॉम कंपाउंड का दौरा करना चाहता है,
लेकिन मेलोरी को संदेह है। गैरी के साथ हुई पिछली घटना के बाद वह किसी पर विश्वास नहीं करना चाहती। उसी दिन जैसे ही दंपति पास के एक घर में सफाई कर रहे होते हैं, संक्रमित लोग फिर से दिखाई देते हैं। यह महसूस करते हुए कि उनके पास पर्याप्त समय नहीं है, टॉम मेलोरी से बच्चों को ले जाने और जाने का आग्रह करता है, जबकि वह समस्या का ध्यान रखता है। बाद वाला लगभग आंसू में लाया जाता है, लेकिन वह बच्चों की सुरक्षा के लिए सहमत होती है। थोड़ी देर बाद मेलोरी अपना सामान बांधती है और बच्चों के साथ पीछे के दरवाजे से निकल जाती है, जबकि टॉम बंदूक लेकर संक्रमित लोगों का सामना करने जाता है। खुद को गोली मारने से पहले वह उनमें से कुछ को नीचे गिरा देता है। इसलिए उन सभी को खत्म करने के लिए टॉम ने अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने का फैसला किया। एक बार जब वह करता है तो वह एक राक्षस में बदल जाता है और सभी लोगों को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर वह अकल्पनीय करता है। इस बीच मेलोरी और बच्चे घर पहुंच जाते हैं। वहां वह उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताना शुरू करती है, जैसा कि फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है। वर्तमान में 42 घंटे हो गए हैं और वे अंततः घातक रैपिड्स तक पहुंच गए हैं। मेलोरी लहरों के माध्यम से नेविगेट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन नाव उलट जाती है और हर कोई गिर जाता है। सौभाग्य से वह अपने बच्चों को पकड़ने और बिना किसी नुकसान के किनारे तक पहुंचने में सक्षम है। इसके बाद तीनों धीरे धीरे जंगल में चलने लगते हैं। इकाई अपने अदृश्य रूप में भी प्रकट होती है और मेलोरी और बच्चों को अपनी आंखों पर पट्टी खोलने के लिए हेरफेर करने की कोशिश करती है। हालांकि वे उसे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं और इसके बजाय पक्षियों की आवाज का अनुसरण करते हैं। जल्द ही वे एक बड़े परिसर में पहुंचते हैं और मेलोरी पागल की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर देती है। सौभाग्य से कोई इसे खोलता है और यह पुष्टि करने के बाद कि वे संक्रमित नहीं हैं, उन्हें अंदर जाने देता है। अंदर वे अंत में रिक से मिलते हैं, जो बताते हैं कि परिसर नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल हुआ करता था, इसलिए यहाँ के लोग कभी संक्रमित नहीं हुए। डॉक्टर लेफान भी हैं, जो मेलोरी के पास जाते हैं और इतने प्यारे बच्चे होने के लिए उसे बधाई देते हैं। वो उनका नाम पूछती है और थोड़ा सोचने के बाद मेलोरी कहती है ओलंपिया और टॉम। जैसे ही वह अपना बर्ड बॉक्स खोलती है और पक्षियों को बाहर निकाल देती है, फिल्म समाप्त हो जाती है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।